हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मार्केट्स में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी में फॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 350 पॉइंट्स का है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो में भारी लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या वो कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ सिंपल स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने आप को भारी डैमेज से बचा सकते हैं, और ये आपके पास आखिरी मौका है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो करंट सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, वो जानने से पहले आइए थोड़े मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सडन और शार्प हमें फॉल देखने को मिल रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक्स में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो उनकी वजह क्या है। कल के वीडियो में हमने कुछ ब्रॉड रीजंस, ऑफिशियल रीजंस के बारे में बात किया, और ये भी आपसे शेयर किया कि कई तरह के र्यूमर्स चल रहे हैं, कई तरीके की बातें मार्केट में हो रही हैं। उसमें से दो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, जो कल की वीडियो में हमने आपके साथ नहीं शेयर किया। तो पहला एक थ्योरी ये बताई जा रही है कि एमटीएफ की सेलिंग हुई है, लिक्विडेशन हुआ है, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो होता है, जो आप उधार लेकर, आपका ब्रोकर आपको उधार देता है, उससे आप शेयर खरीदते हैं, तो उससे लिक्विडेशन हुआ है, उसकी वजह से सेलिंग आई है। तो इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फंड था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ब्रोकर्स इसको बहुत ज़्यादा सेल नहीं करते थे। लेकिन जब से ये ऑप्शन मार्केट में टाइटनिंग हुई है, तब से ब्रोकर्स ने अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एमटीएफ को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। आई एम श्योर आपके ब्रोकर की तरफ से कोई ना कोई आपको प्रमोशनल डिटेल्स ज़रूर आए होंगे। अगर हम देखें 2018 में इसका जो साइज तक 4000 करोड़ के आसपास था, सितंबर 2021 में ये करीब 20,000 करोड़ का हो गया, और अभी करंट सिनेरियो में आप देखें तो करीब 1,12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो क्या यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग हुई? तो अगर डेटा देखेंगे तो जिस रेट से ये ग्रो हो रहा था, अगर मैं मई से नवंबर तक का डेटा देखूं, तो करीब करीब 7.5% के रेट से हर महीने ग्रो हो रहा था। इतने तेजी से ये बढ़ रहा था। लेकिन दिसंबर के महीने में हमने देखा, कंपेयर टू नवंबर, वहां पर थोड़ी गिरावट हुई है। तो ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि एमटीएफ में फॉल भी आया है, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे। तो डेटा देखकर कहीं भी ये एविडेंस नहीं मिलता है कि भारी सेलिंग एमटीएफ के द्वारा हुई है, या ब्रोकर्स ने जो मार्जिन कॉल्स लगाकर फोर्सफुली सेलिंग की है, ऐसा डेटा नहीं बताता। लेकिन इसको भी हम नकार नहीं सकते कि उसने भी मार्केट में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमें बहुत ज़्यादा इसमें फॉल नहीं देखने को मिला। माइनर लेस देन 1% का फॉल हमें देखने को मिला। लेकिन अगर इसके जो टॉप होल्डर्स हैं एमटीएफ में, यानी कि जो ब्रोकर्स ने आपको एमटीएफ के थ्रू लोन दिया, उस लोन का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स ने किन किन स्टॉक्स को खरीदा, अगर वो टॉप स्टॉक्स की हम अगर बात करें, तो वही यूजुअल कल्प्रिट्स हैं जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं। एचएल, जियो, मैज़गॉन डॉक्स, ट्रेंट, बीईएल, इनमें करीब 1000 से 2000 करोड़ के बीच में फंड गया। अब इन पांचों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए, जो टॉप एमटीएफ के होल्डर्स हैं, इसमें अगर आप देखें, सब में एक महीने में नेगेटिव रिटर्न आया है। एचएल में 10% का नेगेटिव रिटर्न है, जियो फाइनेंशियल में 2.78% का नेगेटिव रिटर्न है, मैज़गॉन डॉक्स में 7.68 का है, ट्रेंट में 4.66% का है, और बीईएल में 6.39% का है। तो डेफिनेटली ये बताता है कि वहाँ पर सेलिंग हुई है, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग के एविडेंस नहीं दिख रहे हैं। इसलिए ये थ्योरी थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि इसकी वजह से अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। और जो दूसरी थ्योरी की बात हो रही है वो ये कि कुछ पीएमएस फंड्स जो हैं बंद हो रहे हैं,
जो कि एक्सक्लूसिवली मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाते थे, और हम जानते हैं कि वहाँ पर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों में, तो इस वजह से वो फंड्स को बंद कर रहे हैं और वो बड़े पैमाने पर वो स्टॉक्स को वो बेच रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये दोनों रीजंस जो हैं कोई कंफर्म्ड नहीं है, और डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई मेजर फैक्टर हैं। और अगर आप एफआईआईज़ की सिचुएशन देखें, क्या वो बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको शेयर किया कि ये महीना उनकी छुट्टियों का होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, और उनकी नेट सेलिंग के फिगर्स तो आ रही हैं, लेकिन वो कुछ अनयूजुअल नहीं है। और डीआईआईज़ जो हैं वो ऐसे भी बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, 2000, 3000, 4000 करोड़ की वो सेलिंग डेली बेसिस पर कर रहे हैं। तो ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग डेफिनेटली एफआईआई की तरफ से नहीं आई है। ये सेलिंग ऐसा लगता है कि किसी मिस्टीरियस फंड्स या किसी एचएनआई या उस तरीके के लोगों के द्वारा हुई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि किसने बेचा, मुद्दा ये है कि पिछले 1-1.5 सालों से मार्केट्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर घूम रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं कि उनके पोर्टफोलियो में राइज नहीं देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो 20-20, 30-30, 40-40% डाउन है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को, खास करके जो नए नए मार्केट्स में आए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स अभी लेने चाहिए ताकि वो बड़े डैमेज से बच सकें। टाइम टू टाइम हम आपके साथ कुछ कुछ सजेशन शेयर करते हैं। आज फिर हम आपके साथ कुछ की स्टेप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसको फॉलो करके आप बड़े डैमेज से कम बच जाएं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये शायद आपके पास आखिरी मौका होगा अपने आप को बचाने के लिए। मार्केट ने एक मौका आपको पिछले साल करीब जुलाई अगस्त में दिया था। जिन लोगों ने उस वक्त कदम उठाए उन्होंने अपने आप को बड़े डैमेज से बचा लिया, लेकिन शायद ये मार्केट आपको आखिरी मौका इस वक्त दे रहा है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि ऐसे में हमें कदम क्या उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला तो आपको ये कदम उठाना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर देखें और देखें कि उसमें रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स कितने हैं। मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो कि रिटेल वाले बहुत चाव से उसे खरीदते हैं, पोजीशन बनाकर रखते हैं। उसमें HAL, HDFC, BAL, ये कॉमन नेम्स हैं। इसके अलावा और भी आपको कई सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। आप जाकर देखिए कि ये स्टॉक्स रिटेल के फेवरेट हैं कि नहीं जिसे आप ओन करते हैं। आप अपने सर्कल में बात कर सकते हैं कि कितने लोगों के पास वो स्टॉक्स हैं। अगर कोई स्टॉक के बारे में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में हो रही है और लोग आपस में उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि रिटेल इसको लेकर एक्साइटेड है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब उस स्टॉक के बारे में हाइप बनाया जाता है, क्योंकि उस स्टॉक को रिटेल को बेचकर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो निकलते हैं। और आप MTF की लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं, क्योंकि MTF का फायदा रिटेल वाले ही उठाते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में वो पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो ये जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं जिसमें रिटेल लगातार अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहा है, जो लगातार जो न्यूज़ में बने हुए हैं, ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। उसमें अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट लेकर आइए, और अगर आप उसमें लॉस में हैं तो कोशिश करिए कि पोजीशन को रिड्यूस करें। मेरे पास अक्सर पोर्टफोलियोज आते हैं और मैं देखता हूं कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सभी पोर्टफोलियो में मुझे दिखते हैं और सब में मुझे लॉसेस दिखते हैं। तो क्लियर कट आप वो जो एक कार्टेल है रिटेल को फंसाने वाला, उसके शिकार हुए हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं। तो कोशिश करिए कि सब स्टॉक्स को अगर नहीं भी हटा पाएं तो कुछ को हटाएं या कम से कम उसमें अपनी पोजीशन को लाइट करें। दूसरा कदम हमें ये उठाना चाहिए कि हमें 30 to 50% कैश पर रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सक्सेसफुल फंड्स भी हैं, वो भी इस वक्त कैश पर हैं। आप अपने पोजीशन के हिसाब से, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कैश पर रहना है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। लेकिन हम सलाह देंगे कि आप थोड़ा कैश पर रहो। जब आप कैश पे रहते हो और मार्केट चढ़ता है तो दुख होता है कि हम लगा देते तो इतना बन जाता, लेकिन जब वो गिरता है ना शार्पली, तब
आप समझते हो उसकी अहमियत, और हम जानते हैं कि इस वक्त किसी भी पैरामीटर से आप देखें मार्केट ओवर वैल्यूड है, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। तो अभी आप अगर खरीद रहे हैं या खरीदेंगे तो फिर आप महंगा माल खरीदेंगे, आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इसलिए कैश पे रहिए और उस कैश का इस्तेमाल तब करिए जब मार्केट्स थोड़ा कूल डाउन हो और स्टॉक्स थोड़ा कूल डाउन हो। तीसरा जो स्टेप हमें उठाना चाहिए कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स में बैठे हुए हैं जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं या मॉडेस्टली प्रॉफिटेबल हैं लेकिन हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही हैं, न्यू जनरेशन कंपनीज हैं, और आप उस पर प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है ना, तो उन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा पनिश किया जाता है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनके पास रिजर्व्स नहीं है, जिनके पास किसी तरीके की जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे पहले मार्केट और सबसे ज़्यादा मार्केट उनको पनिश करता है और उसको उस स्टॉक को वैल्यू जोन पर ला देता है। हम जानते हैं कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं वो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही हैं, इनके 150, 200, 300 पी पर ये ट्रेड हो रही हैं। और जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो उसे वो फिर 100 से नीचे 50, 40, 30 पी पर ले आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं कंपनी को है और ये सर्वाइव कर भी पाएंगी या नहीं। उस सिचुएशन में इसको लेकर मार्केट हमेशा थोड़ा डाउट में रहता है। चौथा, आप जिन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म को, वो किस सेक्टर पे हैं इसको ज़रा पता करने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कि ज़्यादातर सेक्टर्स हमारे इकॉनमी के जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो फास्ट ग्रोइंग सनराइज सेक्टर्स थे वो भी अभी ठंडे पड़ गए हैं। आईटी, फार्मा सब प्रेशर में है। एफएमसीजी वहाँ पर भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। रियल स्टेट, चाहे आप बैंकिंग फाइनेंस लें, वो सारे उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे। मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक प्राइजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में किन स्टॉक्स को हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और उन्हें पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए? तो पहला जो सेक्टर है जिसे आप होल्ड कर सकते हैं वो है आईटी। लेकिन आईटी में भी एक कैच है, हर आईटी के स्टॉक को आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से आप जिस भी आईटी को स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, पता करने की कोशिश करिए कि वो एआई में क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, अभी कितना % रेवेन्यू एआई से आ रहा है। अगर एआई को लेकर उनके पास एक सॉलिड प्लान है, कम से कम प्लान है जिसे उन्होंने अभी तक कम से कम एग्जीक्यूट भी नहीं किया, तो भी आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर वो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास अभी तक कोई प्लान नहीं है, तो आप मान के चलिए कि अगले 3 से 4 साल में दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस, जैसा कि कैमरा वाले कोडैक के साथ हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। हमें इस बात को नकारना नहीं चाहिए कि कितना भी बबल हो, लेकिन एआई इज़ द फ्यूचर। हर इंडस्ट्री में एआई ओवरटेक करेगा, ऑलरेडी ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। दूसरा, हम जानते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर हमारे मार्केट का करीब 30-35% है और कोई भी इन्वेस्टर उससे बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं जाकर वो बैंकिंग एनबीएफसीज में पैसे लगा ही देता है। हालांकि हम अभी तक अपने पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग फाइनेंस का स्टॉक ऐड नहीं किए हैं, लेकिन फ्यूचर का हमें नहीं पता। लेकिन कभी भी आप अगर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में पैसे लगा रहे हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी कितनी है इसको देखिए, कितना वो शॉक को अब्जॉर्ब कर सकता है। बेशक कोई बैंक डूबेगा तो आरबीआई उसे बचा लेगा, लेकिन क्या आप वो सिचुएशन चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप कि स्टॉक में 50-60% की गिरावट हो जाए? तो हम ऐसे सिचुएशन क्यों आने दें जिसमें हमें ऐसी डिस्ट्रक्शन वेल्थ की देखने को मिले। इसलिए उन्हीं बैंक्स में पैसा बनाकर रखें जो पूरी तरीके से लिक्विडिटी जिनके पास सफिशिएंट है, और ख़ास करके एक और चीज़ पे वॉच रखें कि उनका लोन बुक किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। बैंकिंग में बहुत ज़्यादा लोन जब भी होता है, हिस्ट्री में आप कभी भी खोल के देख लें, अगर एक्सट्रीमली हाई लोन ग्रोथ है तो वो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आइडियली जो आप देखेंगे कि बहुत कम लोन ग्रोथ भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, कम होगा तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियली मैं कहूँगा 10 से 15% के बीच में इनकी लोन ग्रोथ होगी तो वो एक स्वीट स्पॉट होगा और
वैसे बैंक्स को आप प्रेफर करिए। तीसरा अगर आप देखो तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें आपके जो दवाई बनाने वाली कंपनीज भी आ गई हैं, इसमें आपके हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं, डायग्नोस्टिक्स भी आए हैं। ये जो सेक्टर है ये थोड़ा हद तक मैं कहूँगा कि फ्यूचर सेफ है। इसमें से आप जानते हैं कि हमारा फेवरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स का है, तो कोशिश करिए जितने भी हॉस्पिटल स्टॉक सस्ते रेट्स पर आपको मिलते हैं उन्हें एक्वायर करने की कोशिश करिए। फार्मा में यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं है कि फार्मा में भी चाइना से हमें बड़ा कंपटीशन आने वाले सालों में मिलने वाला है। ऑलरेडी एपीआई का तो लीडर चाइना बन ही गया है, लेकिन दूसरे एरियाज में भी वो हमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देगा। तो इसलिए फार्मा में भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डायग्नोस्टिक्स थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, उनका भी फ्यूचर अच्छा है, तो अगर सही वैल्यूएशन पर मिलता है आप ले सकते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर्स डेफिनेटली हमारे फेवरेट हैं, उनमें आप अगर अभी भी पैसे लगा रहे हैं तो धीरे धीरे लगाइए, एक झटके में लगाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल स्टोरेज जो है मुझे लगता है अगले 10 साल की स्टोरी है। और अगला जो सेक्टर आता है वो है ऑटो का सेक्टर, और ऑटो में भी यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। हर ऑटो का स्टॉक नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा हमें टू व्हीलर पे आप लगा रहे हैं या फोर व्हीलर पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए, उसके फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखकर लगाइए। इसके अलावा अगर आप दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो बेशक जाइए, लेकिन वहाँ पर फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स और बिजनेस को स्टडी करिए, उसके वैल्यूएशंस को स्टडी करिए। अगर वहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है कि अगले 5 साल तक कंपनी ग्रो करेगी कम से कम 10% के रेट से, और वो आपको स्टॉक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो बेशक उसे अपने पोर्टफोलियो में रखें और एक गोल्डन रूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ का आउटलुक है, तो लॉन्ग टर्म में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और पांचवा पॉइंट ये है कि अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से प्लान करिए कि अगर अगले 2 सालों तक मार्केट ने आपको ज़ीरो या नेगेटिव रिटर्न भी दिया तो भी आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े। काफ़ी सारे लोग मुझे मिलते हैं, खास करके वो नए लोग होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो अपनी प्लानिंग अगले 1-1.5 साल की करते हैं कि 1 साल में हमारा मार्केट में हमने 5 लाख लगाया तो ये 7 लाख हो जाएगा, 1 साल के बाद हमें ज़रूरत है और हम वो निकाल कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। तो ये हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर पास्ट में हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में होगा। अगर 2 साल मार्केट्स ने रिटर्न्स नहीं दिए, आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा। आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अपने स्टॉक्स बेचने पड़ रहे हैं। इसलिए जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसकी आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी पैसे को लगा कर रखिए और कम से कम 2 साल तक नेगेटिव या ज़ीरो रिटर्न के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई सारे इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि अगले 2 साल तक मार्केट के रिटर्न्स भले ही पॉजिटिव में रहें लेकिन मॉडेस्ट रहेंगे और मोस्ट लाइकली एफडी से कम रहेंगे। अगर ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें कोई कंप्लेन करने की बात नहीं है। तो ये तो वो 5 स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप अपने आप को बड़े डैमेज से बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। तो आज हमें मार्केट में फिर एक शार्प फॉल देखने को मिला और मार्केट खुलते ही ऐसा लग रहा था कि वेट कर रहे थे कि मार्केट खुले और हम गिरें। शार्प फॉल हमें देखने को मिला, बट उसके बाद हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। हालांकि वो मार्केट पूरी तरीके से ग्रीन में तो आया ही नहीं, अपने डे के ओपन से ऊपर भी जाकर सस्टेन नहीं हुआ और वापस गिर गया और ठीक ठाक फॉल हमें मार्केट में देखने को मिली। लेकिन कल के फॉल से आज का फॉल डिफरेंट था। कल का फॉल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सभी सेक्टर्स डाउन थे। निफ्टी के भी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स को छोड़ दें तो वो डाउन थे। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी टोटल वॉश आउट था, सब कुछ रेड था। लेकिन आज हमें मार्केट का ब्रॉडर अगर हम कंडीशन देखें थोड़ी बेटर लगी, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा। और कम से कम 2 सेक्टर्स ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर था, और इन दोनों में हमें कल शार्प फॉल देखने को मिला था। दोनों 1% से ज़्यादा की करीब उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। और नेगेटिव साइड में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सेक्टर वाइज हमें पैनिक देखने को नहीं मिला है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी देखें, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे थे जो ग्रीन में उन्होंने क्लोजिंग दी। तो आज का मार्केट कल के मार्केट से
अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव हमें होता हुआ दिखा। अब आइए डेटा की तरफ चलते हैं। तो डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आज 9 दिसंबर है और हम अब 26,000 के नीचे आ गए हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं। आज हमें 120 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। तो आज और कल को अगर हम मिला लें तो करीब 350 पॉइंट्स करीब करीब मार्केट ने गंवा दिए। अब अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए, अगर आप ऑप्शन की वोलेटिलिटी देखेंगे तो वहाँ हमें राइज देखने को मिला है, लेकिन विक्स में मार्जिनल फॉल देखने को मिला है। थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग है क्योंकि 2 दिन के पैनिक के बाद ये उम्मीद मैं कर रहा था कि विक्स में राइज होगा, बट उसमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो कल 0.63 था। हम जानते हैं कि निफ्टी के पुट कॉल रेशियो का बॉटम 0.65 के आसपास होता है नॉर्मली, और जब भी वहाँ आता है वहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है। तो ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है, तो हमें विदाउट एक्सेप्शन आज भी देखने को मिला। तो 0.63 से बढ़ के 0.78 हो गया है। और फ्यूचर मार्केट में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ओआई ऐड हुआ है। निफ्टी के फ्यूचर्स में करीब 13,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। कल के दिन भी करीब 18,000 ऐड हुए थे। तो ये क्या है, ये लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है। अगर आप पास्ट का डेटा देखेंगे तो जब जब मार्केट्स ऊपर गए ओआई ड्रॉप हुआ, यानी कि चढ़ते मार्केट में ओआई एडिशन नहीं हुआ, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी। गिरते मार्केट में ओआई ऐड हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट पोजीशंस बने हैं, और एफआईआई के इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन से भी हमें वही क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो करीब 13,211 कॉन्ट्रैक्ट्स करंट मंथ में ऐड हुए। प्रीमियम कल काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा शार्प ड्रॉप हमें देखने को मिला था। आज उस पर रिकवरी होती हुई हमें दिखी है। तो 89 से बढ़ के 119 हो गया है। नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें वही देखने को मिला। एनएसई टर्नओवर एक बार फिर एवरेज से ऊपर था, करीब 1,05,000 करोड़ का टर्नओवर रहा। मैं कहूँगा ये बड़ा था, और आज ड्यूरिंग द डे हमें रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन इतनी बाइंग के बाद भी मार्केट्स ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो अब कल का दिन बहुत क्रूशियल है। कल हमें देखना है कि इसका फॉलोअप सेलिंग आती है या नहीं आती। अगर आप एडवांस डिक्लाइन में देखें, काफ़ी बेटर, मार्केट में इतना पैनिक होने के बावजूद भी 1982 स्टॉक्स अप रहे, 1135 स्टॉक्स डाउन रहे। कल से अगर आप सिचुएशन देखें तो 360 डिग्री ऑपोजिट। हालांकि मार्केट लगभग दोनों दिन हमें शार्प फॉल देखने को मिला। और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें आप तो वहाँ पर फिर उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। तो 1,21,000 से बढ़ा के 1,38,000 तक कर दिया है। तो इस डेटा को हम कैसे समराइज करें, तो डेटा देख के ऐसा लगता है कि मार्केट एक कोशिश और करेगा कल को ऊपर जाने की, और अगर कल नहीं जा पाता है तो फिर हमें बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर चार्ट्स की तरफ देखें तो दोस्तों, मैं कई दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 25,840 हमारा एक क्रूशियल लेवल है जिसके नीचे हमें शॉर्ट जाना है। आज उससे नीचे गया और फिर वहाँ से रिकवरी भी हमें करीब 100 पॉइंट्स की होती हुई दिखी। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और आप देखिए कोइंसिडेंस, आज वहीं पर बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग हुई है। अब अगर सारा डेटा पॉइंट्स को मैं देखूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े पैमाने पर बेरिश पोजीशंस बन रही हैं। तो क्या कल से ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा? तो देखिए दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन था, और मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपायरी दिन के मूव को हमें थोड़ा सा डाउट से देखना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें कल का दिन वेट करना है। कल हमारा लेवल है 25,840, जो लेवल है मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कल के दिन इससे नीचे मार्केट सस्टेन होता है, अगर 1 घंटे भी होता है, तो वेरी ब्राइट चांसेस कि यहाँ से मार्केट में हमें मीनिंगफुल फॉल देखने को मिल सकती है। तो कई इंडिकेटर्स हमें बेरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। कल का ओपन देखिए, और अगर आप पोजीशन में बने हुए हैं तो अभी भी हेजेस को मत हटाइए, इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसी लेवल के आसपास मार्केट घूम रहे हैं। तो इसको एक बार कन्विंसिंगली जैसे ही ब्रेक होता है अपने हेजेस को हटा दीजिए। तो इस लेवल पर वॉच रखिए 25,840, यही मार्केट के फ्यूचर को
डिसाइड करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।